नमस्कार साथियों, ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे सी टैट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि PYQ। तो सी टैट में हम कर रहे हैं CDP वाला पार्ट। CDP वाला पार्ट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और ये सभी PYQ हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास जो है वो रहने वाली है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्लास को पूरा देखना है। मेरी बात माने कि ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रहने वाली है। आपने इस क्लास को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा किसने कहा है? मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी किसने कहा है? तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है अरस्तु के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीन प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? यानी कि सीधा स्पष्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि जीन प्याजे जो थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। एक तो ये क्वेश्चन भी बन गया आपका, मैंने बता दिया। लेकिन जीन प्याजे जो थे उन्होंने बालक की संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन प्याजे के द्वारा बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्थाएं। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदीगामक अवस्था यानी कि ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ये आती है 7 से 12 वर्ष तक। उसके बाद आती है चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है। अगर आप जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मैंने एक जीन प्याजे के नाम से एक बहुत ही सिंपल वे में इन अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है। आप उस क्लास को भी जाकर जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये विचार किसका है? तो विचार कभी ना समाप्त विकास है। विकास जो है ये कभी ना समाप्त होने वाली अवस्था है, ऐसा ये विचार किसका है? ये है निरंतरता के सिद्धांत का विचार, ठीक है। किसका विचार है? ये निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत जो है ये कहलाता है कि विकास जो है कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पढ़ने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि किसको माना गया है? प्रोजेक्ट विधि को, ठीक है। किस विधि को? प्रयोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड को सबसे अच्छी विधि जो है वो पढ़ने की बताया हुआ है, पढ़ाने की बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग जो होती है, जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट उनको तो पता ही होगा कि बीएड जो होती है उसमें माइक्रो टीचिंग जो है वो करवाई जाती है। तो माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? माइक्रो टीचिंग के जनक हैं DW एलन। कौन है? DW एलन का नाम आपने याद रखना है, माइक्रो टीचिंग के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इकाई उपागम। इकाई उपागम के जनक कौन है? तो मॉरिशन इकाई उपागम के जनक हैं, यानी कि यूनिट जो हम पढ़ते हैं ना, यूनिट वाइज जो हम पढ़ते हैं, तो इस इकाई उपागम के जनक है मॉरिशन, ठीक है। नाम आपने याद रखना है। आगे आता है कि जन्म के समय जब बच्चा एक पैदा होता है तो उस समय बच्चे के बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 से लेकर 305 हड्डियां होती हैं। लेकिन एक बुक में इन हड्डियों की संख्या 270 भी बताया हुआ था, ठीक है। तो 270 भी ठीक रहेगा। अगर आपको ऑप्शन में 300 या 305 नहीं दिया गया होगा तो आप 277, ठीक है, 270 को भी चुन सकते हो अगर आपको ऑप्शन में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि 206 जब एक मानव जो है विकसित हो जाता है तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो बच्चों में जो हड्डियों की संख्या है वो आपने हमेशा ज्यादा ही बतानी है, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय बच्चों की हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बुक में 270 है और बाकियों में 300 से लेकर 305 दिया गया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही सही होंगे, ठीक है। आगे आता है कि 140
140 से अधिक जो बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 140 से ज्यादा होगा, वो कौन सी श्रेणी में आएंगे बालक, वो आएंगे प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्ग्राफिया क्या है। तो डिस्ग्राफिया आपने बताना है, डिस्ग्राफिया क्या है। डिस्ग्राफिया है लिखने संबंधी अक्षमता। ठीक है, डिस्ग्राफिया यानी कि पता चल रहा है, ग्राफ से ही आपको पता चल जाएगा कि डिस्ग्राफिया जो है ये लिखने संबंधी अक्षमता है। नेक्स्ट आता है अक्षरों व शब्दों को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव कर किस अक्षमता में किया जाता है। पढ़ने, शब्दों को पढ़ने और पढ़ने में जो कठिनाई अनुभव की जाती है एक बच्चे के द्वारा, वो कौन सी अवस्था में, कौन सी अक्षमता में की जाती है, तो वो की जाती है डिसलेक्सिया में। डिसलेक्सिया को पठन विकार का नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है, एक तरह से आप इसको पठन विकार भी कह सकते हो। ठीक है, किस प्रकार का विकार है ये, पढ़ने संबंधी विकार है ये। नेक्स्ट आता है डिस्थीमिया क्या है। तो डिस्थीमिया जो है ये क्या है, गंभीर तनाव की अवस्था है। ठीक है, गंभीर तनाव की अवस्था। आगे आता है गणित को समझने की अक्षमता क्या कही जाती है। तो गणित को समझने की अवस्था जो है डिसकैलकुलिया कही जाती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। डिसकैलकुलिया जो है ये मैथमेटिक्स से संबंधित एक अक्षमता है, बच्चे मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो ये हमने एक तरह से 4 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं उनको बारे में पढ़ लिया। डिसकैलकुलिया मैथ से रिलेटेड है, डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था है, पठन विकार जो है यानी कि पढ़ने संबंधी जो अक्षमता है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है, और डिसग्राफिया है लिखने संबंधी अक्षमता। ठीक है, जो लिखने के बच्चे जो हैं वो वर्ड्स को नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, आगे आता है सुल्तान नाम का जो चिंपैंजी है उसके ऊपर किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोग जो था वो किया गया था। तो सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया गया था कोहलर के द्वारा। ठीक है, आपने याद रखना है, कोहलर ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो चूहे पर किया था स्किनर ने। ठीक है, किसने किया था, स्किनर ने प्रयोग किया था। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है ये कि बुद्धि के मापने की मानसिक आयु संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया था। तो मेंटल एज का जो संप्रदाय दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड बीने के द्वारा 1905 में ये संप्रदाय बुद्धि के मापने का दिया गया था। ठीक है, तो बुद्धि को मापने के लिए जो मानसिक आयु का संप्रदाय दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। आगे आता है अल्फ्रेड बीने जो थे उनके द्वारा बुद्धि के कितने भागों में बांटा गया था। ठीक है, तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु का संप्रदाय दिया है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन इसको इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा था। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 कौन कौन से थे, मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि और औसत बुद्धि। तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था, ये आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई थी। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी सबसे पहली ये बनाई गई थी जर्मनी में। किसके द्वारा, बुंट के द्वारा 1879 में। ठीक है, तो बुंट के द्वारा जर्मनी में सबसे पहली जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी बुद्धि को मापने के लिए वो बनाई गई थी और बुंट के द्वारा ये बनाई गई थी। आगे आता है भूल एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया है। तो भूल एवं प्रयत्न यानी कि ट्रायल एवं एरर जो थ्योरी होती है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी आपने याद रखनी है। आगे आता है जीन प्याजे किस विचारधारा से के समर्थक थे। तो जीन प्याजे के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, संज्ञानात्मक विचारधारा से संबंधित थे जीन प्याजे जो है इनसे रिलेटेड। और कोहलर, थॉर्नडाइक, ये जितने भी हैं एक तरह से मनोवैज्ञानिक, इनके बारे में सी टैट के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो जीन प्याजे के बारे में तो आपने एकदम से बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है। जीन प्याजे के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बनते हैं, कोहलर हो गए, थॉर्नडाइक हो गए और एक स्किनर हो गए। इन सभी से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन सभी को आपने पढ़ लेना है। ठीक है, आगे आता है लास्ट क्वेश्चन है खिलौनों की आयु। ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गिरोह की अवस्था क्या पढ़ा था, गिरोह की अवस्था किसे कहा जाता है।
तो गिरोह की अवस्था हमने पढ़ा था, बाल्यावस्था को कहा जाता है। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो है ये कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। टॉय एज कही जाती है पूर्व बाल्यावस्था, जब बच्चा जो है वो स्कूल में एंटर नहीं किया होता है, पूर्व बाल्यावस्था, उस अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की अवस्था। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि सभी जो है एक तरह से पीवाईक्यू है, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, एक तरह से याद कर लेना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।